हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। पहला हमारा क्वेश्चन है, शुक्ल युग की कालावधि है, मतलब शुक्ल युग की जो समय सीमा है वो कितनी से कितनी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर दूसरा है 1900 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर सी है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। और ऑप्शन नंबर डी है 1906 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। तो देखिए, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1919 से 1920 ईस्वी, 1919 से 1938 ईस्वी तक। ये यानी शुक्ल युग की समय सीमा आपका मानी जाती है 1919 से 1938 ईस्वी तक। यानी आप ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया गया है, क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। त्यागपत्र एक रचना है जिसके लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार है। कौन है जिसके लेखक, त्यागपत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो त्यागपत्र की बात करें यदि विधा की, तो ये है उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, कौन सी विधा की, उपन्यास विधा की रचना है। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, त्यागपत्र की विधा कौन सी है, उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा दिया गया है, हंस पत्रिका के रचयिता कौन है, यानी हंस पत्रिका के रचयिता कौन है। आपके ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी में है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर सी में है महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर डी में है सूरदास। तो देखिए, हंस पत्रिका है वो हमारे प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचा गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे को देख लेते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, परमाल रासो किसकी रचना है। यानी परमाल रासो जो है वो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दलपत विजय, और ऑप्शन नंबर सी में है जगनिक, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो परमाल रासो जो रचना है उसके लेखक है हमारे जगनिक। ठीक है, जगनिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव। तो देखिए, करुण रस का स्थायी भाव होता है क्या, करुण रस का स्थायी भाव होता होता है शोक होता है। देखिए, करुण का मतलब होता है जहाँ पे विलाप या फिर रोया, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। जहाँ रोने की बात या फिर विलाप करने की बात होगी वहां पर आपका हो जाएगा करुण रस, और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ये आप जब करुण रस की परिभाषा याद किए होंगे तो वहीं पे आपको मिलता है। ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा, शोक हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6वां है, चंद्रकांता के लेखक कौन है। ये हमारा एक रचना है चंद्रकांता, जिसके लेखक का नाम यहाँ पर पूछा गया है आपको। तो ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी में है देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर सी में है निराला, और ऑप्शन नंबर डी में है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो जो चंद्रकांता रचना है उसके लेखक हमारे हैं देवकी नंद खत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें को हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है, निम्न में से छायावादी युग के कवि कौन है, मतलब हैं कवि हैं, मतलब इनमें से जो 4 कवि दिए गए हैं इनमें से कौन कवि छायावादी युग के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में है महादेव वर्मा, और ऑप्शन नंबर सी में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो देखिए, छायावादी युग में क्या है, 4 कवि हैं आपके। छायावादी युग में कितने कवि हैं, 4 कवि हैं, जिसमें से जयशंकर प्रसाद भी हैं, महादेवी वर्मा भी हैं, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं। तो इसका मतलब ये होगा आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये सभी आपके छायावादी युग के कवि माने जाते हैं।
तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8वां है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, मतलब प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा ही रह गया था। ऑप्शन नंबर ए में है गोदान, ऑप्शन नंबर बी में है गबन, और ऑप्शन नंबर सी में है मंगलसूत्र, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या, रंगभूमि। तो देखिए प्रेमचंद्र की तो ये सभी रचनाएं हैं, लेकिन उनमें से पूछा है क्या, अधूरा उपन्यास, अधूरा उपन्यास। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी मंगलसूत्र जो रचना है वो अधूरा उपन्यास है उनका। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास क्या है, मंगलसूत्र। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है कामायनी, ऑप्शन नंबर बी में है आंसू, और ऑप्शन नंबर सी में है झरना, ऑप्शन नंबर डी में है साकेत। ठीक है, तो देखिए कामायनी भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, आंसू भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, झरना भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन जो साकेत है, ये जो रचना है वो आपके सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन सी रचना नहीं है जयशंकर प्रसाद की, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वें को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10वां में देखिए दिया गया है आदिकाल को किस अन्य नाम से, किसी मतलब अन्य मतलब दूसरा नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब आदिकाल को और कौन से नाम, मतलब काल के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो, ठीक है, तो देखिए आदिकाल को अन्य दूसरे नाम से हम जानते हैं क्या, उस काल का नाम है वीरगाथा काल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा एकदम, क्योंकि अब आप लोगों के लिए समय भी बहुत कम है, तो मन लगाकर आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ कौन है। तो छायावादी युग के जो प्रमुख स्तंभ हैं उन मतलब किसको माना जाता है। तो देखिए छायावादी युग में 4 कवि हैं, जिसमें से जयशंकर प्रसाद है, महादेव वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इन ऑप्शन में यदि चेक करेंगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेव वर्मा ऐसा कुछ भी कोई नहीं दिया गया है। दिए गए हैं हमारे कौन, जयशंकर प्रसाद, और इनको छायावादी का प्रमुख जो है स्तंभ भी माना जाता है जयशंकर प्रसाद को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12वां बोल रहा है त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में कौन सा समास है। ये देखिए क्वेश्चन समास से उठाया गया है। आई होप आप सभी को समास मतलब कि काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं समास पर एक वीडियो का डिटेल में आपको एक अच्छी वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, तो त्रिनेत्र में कौन सा समास है, देखिए तो जब भी त्रि, यहाँ पे देखिए त्रिनेत्र बोला, त्रि मतलब क्या होता है, त्रि यहाँ पे देखिए जो त्रि लिखा है उसका मतलब होता है क्या, 3, क्या होता है, 3 होता है। और नेत्र जो है, नेत्र का मतलब होता है क्या, आँख, क्या होता है, आँख होता है। मतलब 3 आँख का जहाँ समूह होता है, यानी कि त्रि मतलब 3, जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर तो गिनती जैसा हमें गिनाया जा रहा है। त्रि मतलब क्या होता है, 3, यहाँ पर 3 आपको गिनती जैसा महसूस हो रहा है कि ये गिनती है। तो वहाँ पर जहाँ भी कभी गिनती जैसा आपको मिले, गिनती जैसा गिनाने का बात करेगा, जैसे त्रिनेत्र, चौराहा, त्रिभुज ऐसा करके दिया रहे, तो वो समास हो जाएगा आपका द्विगु समास। इसको काफ़ी अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। जैसे आपसे कोई पूछेगा बताओ चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा में, तो आप लोग बताइए। चौ मतलब देखिए, चौ मतलब होता है क्या, 4 होता है, तो यहाँ पर गिनती आ गया। जब गिनती की बात हो जाएगा तो वहाँ पर हो जाएगा क्या, द्विगु समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया गया है इति प्लस आदि में कौन सा संधि है। तो इति देखिए यहाँ पर छोटी ई की ध्वनि निकल रही है और यहाँ पर आ का आ, ठीक है,
तो इति प्लस आदि में कौन सा संधि है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा संधि, यड़ संधि हो जाएगा। वैसे कक्षा 10 में आप लोगों का जो पढ़ना है वो एक संधि यानी यड़ संधि ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसे काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है क्या, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग की यहाँ पे बात किया है, ठीक है। तो देखिए उपसर्ग सबसे पहले समझते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग देखिए शब्द के प्रारंभ में लगा जाता है, उसे हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक शब्द लिखा जाए उपचार, क्या लिखा जाए, उपचार। तो चार ये जो शब्द है इसके अगला जो भाग आगे क्या लगा हुआ है, उप लगा हुआ है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उपसर्ग बोलते हैं। यानी शब्द के प्रारंभ में लगे होते हैं उन्हीं को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो कार के पहले जो क्या लगा है, अधि लगा हुआ है, तो यही उपसर्ग कहलाएगा। तो अधि देखेंगे आप किस कौन से कहाँ पे दिया, किस ऑप्शन में दिया गया है। तो अधि जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है। क्या है, प्रत्यय है। अब प्रत्यय की बात कर रहा है यहाँ पर, अभी उपसर्ग हमने बताया, अब देखिए प्रत्यय को भी समझ लेते हैं। तो प्रत्यय कहाँ होता है, कहाँ लगता है। तो प्रत्यय जो होता है वो शब्द के आदि यानी कि पीछे भाग में लगता है, पिछले वाले भाग में। जैसे कि मान लीजिए एक शब्द आपको बता रहे हैं, जैसे पागलपन। तो यहाँ पर देखिए शब्द यहाँ से एक बन रहा है पागल, और इसके जो पीछे लिखा गया है ये पन, यही आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या है, लिखावट है। तो लिखावट में यहाँ पीछे देखिए क्या है, वट है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका प्रत्यय हो जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो ये वट जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, राजीव, कमल, जलज आदि कहलाते हैं। मतलब राजीव, कमल, जलज क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची, विलोम, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय तो आपको मैंने बताया, शब्द का आदि, प्रत्यय जो लगता है वो शब्द के आदि में लगता है यानी कि पीछे लगता है, और उपसर्ग जो लगता है शब्द के आरंभ में लगता है। तो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। विलोम नहीं होगा, ये होगा आपका क्या, पर्यायवाची। क्योंकि राजीव ये कमल नहीं, कमला जो लिखा है कमल होना चाहिए यहाँ पर, जलज, ये सभी जो है आपके कमल के ही पर्यायवाची होते हैं। तो ये सब क्या है, पर्यायवाची है। मतलब आप ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, 17 यानी 17 वाला क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हुआ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, नेत्र मानो कमल है, में कौन में अलंकार है। मतलब ये अलंकार से उठाया गया है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, नेत्र मानो कमल है। इस बार देखिए आपको जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा टाइप बदल दिया है। पिछली बार, इससे पहले जो भी एग्जाम्स हुए हैं बोर्ड के, उसमें आपको ये अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखना पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा, अब आपका ये इस तरीके का एक उदाहरण दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताइए ये किस अलंकार का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है। आप लोगों को यदि पहचानने में यदि दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर एक कंप्लीट, ठीक है। चलिए, तो नेत्र मानो कमल है में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। क्योंकि जब शब्द आपको मानो, जानो, मनहु, जनहु आ जाएगा तो वहाँ पर हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 18 में दिया गया है। देखिए एक उदाहरण में है, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है, में कौन सा रस है। तो देखिए जब कहीं विलाप या फिर रोने की ऐसा कुछ बात किया जाता है तो वो हो जाता है क्या, करुण रस का हो जाता है, वो सब क्या हो जाता है, करुण रस। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, मधुनी शब्द, मधुनी रूप है, मधु शब्द का, मधुनी जो है शब्द रूप का कौन सा, मतलब किस सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, कि षष्ठी विभक्ति द्विवचन का है, कि तृतीय विभक्ति बहुवचन की सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, ठीक है।
तो ये मधुनी जो है आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन का होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है अज्ञान शब्द का विलोम। ये क्वेश्चन विलोम से आपसे पूछा गया है। तो कुछ लोग देखिए, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अज्ञान का विज्ञान टिक कर रहे होंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत है, ये नहीं होगा। अज्ञान का विलोम शब्द होगा क्या, ज्ञान हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 20 टॉप हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।